वेलकम टू बिजनेस की बातें संजय शाह के साथ। आने वाले समय में बिजनेसेस को जो चैलेंजेस आने वाली हैं उसमें से हम किस तरह से अच्छी तरह से बाहर निकल के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन की बातें, बिजनेस के रिलेटेड मार्गदर्शन हम यहाँ पे बातें करते हैं। आज इस नए सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक मैसेज से वापस शुरू करते हैं। इन दिस वर्ल्ड देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ जॉय, of surmounting difficulties, and of overcoming odds, as there are of pain, difficulties, and problems. We have to choose what to focus on. इस जगत में जितने एग्जाम्पल्स, जितने उदाहरण परेशानियों के हैं, दुखों के हैं, समस्याओं के हैं, उतने ही एग्जाम्पल्स सुख के हैं, समस्याओं से, कठिनाइयों से बाहर निकलने के हैं और उसमें से जीत हासिल करने के भी हैं। सो हम किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, इसके ऊपर ज्यादा आधार होता है। सो परिस्थिति हमारे आसपास जो अभी है, जो जिस संजोग में हम सारे लोग, पूरी दुनिया और हमारा देश है, थोड़ी नेगेटिव है और हम सब परेशानी के अंदर है। इस वक्त हमारे पास चॉइस है कि हम किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, राइट, विच थिंग वी विल फोकस ऑन। सो हमें राइट चीजों के ऊपर फोकस करना है कि जो कुछ भी है सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़े समय के अंदर पूरी सारी परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगी, सारे संजोग ठीक हो जाएंगे, सारी कठिनाइयां चली जाएंगी और हम सब फिर से अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। इस आत्मविश्वास के साथ हमको काम करना है। बिजनेस रिलेटेड कुछ बातों के बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसमें ब्रांडिंग के रिलेटेड कुछ डिस्कशन हम लास्ट 2 सेशन से कर रहे हैं। आज उसी के बारे में कुछ और बातें करेंगे। ब्रांड छोटे या बड़े हर एक बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। हम चाहे बिल्कुल छोटे बिजनेसेस हों या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हों या बहुत ही बड़े बिजनेसेस हों, हर एक को ब्रांड जरूर मदद करता है और हर एक को ब्रांडिंग के बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए। ब्रांड हम जो कहते हैं वो नहीं होता, हमारा कस्टमर जो हमारे बारे में कहता है वही ब्रांड होता है। ये हमने बातें की। ब्रांड को बनाने में समय लगता है, बहुत जल्दी से नहीं बन जाती ब्रांड, ये भी हमने बात किया। देखिए, एक एक कॉलोनी है जहां पे हम रहते हैं मान लो, और वहां पे एक नया फैमिली रहने को आता है। तो शुरुआत में उस फैमिली को बहुत सारे लोग जानते नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अनफेमिलियर हैं, अभी आए हैं, इसलिए कोई किसी को पहचान नहीं है। सो अगर उस फैमिली के बारे में कोई नया पर्सन आके पूछेगा कि XYZ साहब यहाँ पे रहते हैं, या कोई कुरियर वाला या ऐसा कुछ गाइडेंस पूछता है कि ये साहब यहाँ पे रहते हैं, तो हमको पता नहीं होगा, ये स्वाभाविक है, दिस इज पॉसिबल, राइट। लेकिन जैसे जैसे कुछ साल गुजरेंगे, 2 5 10 साल हुए और वो फैमिली वहीं पे रहता है, तो काफी लोग उनको जानने लगते हैं। और उसके बाद अगर कोई पर्सन वहां पे आके उनके बारे में कुछ भी पूछता है या कुछ पता लगाने की कोशिश करता है, काफी लोगों को उनके बारे में पता होगा, ये संभावना है। यही हाल हमारी ब्रांड का होता है। हमारी ब्रांड जब मार्केट में नई आती है तभी काफी लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, उनको लगता है कि ये कोई अनफेमिलियर नई सी ब्रांड है। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है, हमारी ब्रांड नए नए कस्टमरों के संपर्क में आती है, कुछ परफॉर्मेंस करती है, उनके जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करती है, धीरे धीरे हमारी ब्रांड के बारे में कस्टमर्स को पता लगने लगता है, हमारी ब्रांड इस तरह से आगे बढ़ती है, फेमस होती है। तो ये सारी प्रक्रिया में, ये सारी प्रोसेस में समय लगता है। सो ब्रांडिंग के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, तभी हम ब्रांडिंग कर पाएंगे। ब्रांडिंग जो है एक नेविगेशन टूल है। एक बड़े से जंगल में अगर मुझे अपना मार्ग निकालना है तो मुझे कुछ मैप चाहिए। इसी तरह से हमारा कस्टमर किसी मॉल में जाता है, उसको मान लो कि कोई एक चीज खरीदनी है, उसके एरिया में जाता है, उस सेक्शन में जाता है, तो उसको वहां पे बहुत सारी ब्रांड जब दिखती है, तब उसमें से उसी ब्रांड में से वो चयन करेगा जो जिस ब्रांड ने उनसे बात की होगी, जो ब्रांड उसको फेमिलियर होगी। सो इसी तरह से ये हमको ध्यान रखने का है कि हमारे ब्रांड उसके सामने आई होगी तो ही उसके उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस होगा, हमारे ब्रांड के बारे में उसके दिमाग के अंदर कुछ इमेज होगी। ये एक ऐसी सिचुएशन है, मान लो कि हम किसी एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे से 1000 एक लोग वहां पे आए हुए हैं। उन 1000 लोग में से हम किसी काफी कम लोगों को जानते हैं, कुछ ही लोगों को जानते हैं। सो जितने लोगों को जानते हैं हम बस उनके साथ ही कुछ बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि बाकी के सब अननोन स्ट्रेंज लोग हैं। सो हमें ये ध्यान रखने का है कि हमारी ब्रांड पॉपुलर हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका मैसेज पहुंचे, उसकी पहचान हो, इसके लिए हमको कोशिश करते रहना पड़ेगा। जिस तरह से प्रोडक्ट की ब्रांड होती है, कंपनीज की ब्रांड होती है, सर्विसेज की ब्रांड होती है, उसी तरह से व्यक्ति की भी ब्रांड होती है, हमारी भी एक ब्रांड होती है। हम जितने लोगों के संपर्क में आते हैं वो हमें किसी न किसी कारण से जानते हैं, वो हमें ऑब्जर्व करते रहते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, हर काम जो हम करते हैं कैसे करते हैं,
जो कहते हैं वही करते हैं, हमारी कहनी और करनी सेम है कि अलग है, ये लोग देखते रहते हैं। हमारा हर एक काम का परफॉर्मेंस कैसा है, ज़िंदगी में हमने किस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, और हमारा व्यवहार कैसा है। देखो आजकल सिबिल वगैरह जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज निकली है ना, उसमें हमारा हमको पता ना हो फिर भी जो हमको लोन देने वाली कंपनियां हैं उनको हमारी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में, मतलब हमको लोन देनी चाहिए कि नहीं इसके बारे में उनको पता चल जाता है। कैसे? खाली हमारे पैन कार्ड के आधार पर हमारी प्रीवियस हिस्ट्री को वो लोग ट्रैक करते हैं, तो हमारी ईमानदारी के बारे में भी उनको पता होता है। तो इस तरह से हमारी ब्रांडिंग डेवलप होती है। जिस लोगों के संपर्क में आते हैं वे लोग भी हमारे बारे में बहुत सारी चीजें इसी तरह से जज करते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम लोगों के साथ कैसे बात करते हैं। जिस तरह से लगे रहो मुन्ना भाई में, वो किसी लड़की को मिलने के लिए जो एक लड़का आता है, तो उसको शादी करना है कि नहीं ऐसा डिसाइड करने के लिए एक इंटरव्यू के लिए एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं वो लोग। वहाँ पे वो जो लड़का आता है वो किस तरह से रूडली वेटर के साथ बात करता है, उसके बेसिस पे वो लड़की डिसाइड कर लेती है कि भाई इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अपने से छोटे लोगों के प्रति अच्छी तरह से बात नहीं करता है। तो इस तरह से हमारी ब्रांड डेवलप होती है। व्हाट्सएप में भी देखो, व्हाट्सएप या फेसबुक में हम किस टाइप के मैसेजेस शेयर करते हैं, किस टाइप के मैसेजेस फॉरवर्ड या लाइक करते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हमारी ब्रांड का बहुत सारा आधार होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी भी तो ब्रांड है और उस ब्रांड को सारे लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे हमारी ब्रांड उनके दिमागों में फाइनली एक स्थापित होती रहती है। कोई भी ब्रांड कस्टमर के लिए एक इमोशनल कनेक्शन होता है, एक भावनाओं का संबंध होता है। जनरली पर्सन चीजें जो खरीदता है ना, वो पहले डिसीजन इमोशनली लेता है और बाद में उसको लॉजिक से समझाने की कोशिश करता है। अपने आप को वो इसी तरह से समझाने की कोशिश करता है कि मैंने कोई एक चीज क्यों ली। एक दो एग्जांपल मैं देता हूं। अभी थम्स अप नाम की प्रोडक्ट का नाम हमारे सामने आएगा तो साथ में हमारे सामने एक इमेज आएगी, एक सलमान खान की इमेज आएगी, आओ कुछ तूफानी करते हैं, और फिर तूफानी चीजें करता हुआ सलमान खान हमको दिखेगा, राइट। सो इस तरह से हमारे दिमाग के अंदर एक इमोशनल कनेक्शन बिठाया गया है कि थम्स अप मतलब तूफानी चीजें करने का एक साधन, मतलब अगर हमको कुछ तूफानी करने का है तो थम्स अप पीने का। सो दैट इज द कनेक्शन जो हमें बताया गया है। उसी तरह से बहुत सारे लोग हम में से बुलेट लेते हैं, टक 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 टक। बुलेट क्यों लेते हैं? बुलेट जैसे ही मैंने ली, मैं बुलेट लेके निकलूंगा तो उस गली में से मतलब मेरा एक पर्सनालिटी पड़ेगा। तो बुलेट में क्यों लूंगा? अगर मेरी खुद की आवाज में जोर नहीं होगा ना, तो कम से कम मेरी बाइक में जोर होगा और उस आवाज से मेरी पर्सनालिटी को कुछ जोर मिलेगा। उस साइकोलॉजी से जनरली मैं बुलेट लूंगा, राइट। दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस कि जिसकी वजह से मैं बुलेट लूंगा। अदरवाइज मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने का है तो एक छोटी सी दूसरी बाइक भी मैं ले सकता हूं, लेकिन मेरी पर्सनालिटी को जो सूट करती है, मेरी आवाज को जो बुलंद कर सके, ऐसी एक साइकोलॉजी के साथ जो बाइक खरीदने का पसंद करेगा वो बुलेट को पसंद करेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से हम बुलेट को खरीदते हैं। तो ये ब्रांडिंग का बहुत पावर है और ब्रांडिंग को इसी तरह से साइकोलॉजिकली यूज करने के लिए एक बहुत ही बड़ी कंपनी जिसका हम उदाहरण ले सकते हैं, एप्पल बहुत फेमस है। एप्पल साइकोलॉजिकली कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से समझती है और उनको अपील करती है। कैसे? जब सबसे पहला फोन उनका आया था ना, आईफोन पहली बार, तब उन्होंने क्या किया था जरा अगर आपको याद होगा तो, उस फोन के अंदर उन्होंने ऐप दिया मेल का, जहां से आप मेल भेज सकते हैं। और जैसे ही आपने ईमेल भेजना चालू किया, एप्पल ने नीचे खाली एक 4 शब्द लिखना चालू कर दिया, सेंड फ्रॉम माय आईफोन। आप किसी को मैसेज भेजेंगे, नीचे एप्पल ने ऐसा एक मैसेज डाल दिया, सेंड फ्रॉम माय आईफोन। जैसे ही ऐसे ईमेल लोगों तक पहुंचने लगे और लोग पढ़ने लगे, अरे इसके पास तो आईफोन है, ऐसा पता लगने लगा। फिर वो उसको बात करता है, अरे तेरे पास आईफोन है क्या? सो इस तरह से एक टॉक ऑफ टाउन होना चालू हो गया, वर्ड ऑफ माउथ चालू हो गया और लोगों को बहुत ही रिस्पेक्ट आने लगा कि अरे इसके पास आईफोन है वगैरह। सो शुरुआत से क्या हो गया कि आईफोन होना एक मैटर ऑफ रिस्पेक्ट हो गया। सो बहुत सारे लोग आज, सारे नहीं, बहुत सारे लोग आज भी एप्पल क्यों खरीदते हैं? बिकॉज एप्पल का आईफोन, बिकॉज कि वो स्टेटस सिंबल है। हमारे पास अगर आईफोन है तो मतलब मेरा कुछ तो एक होद्दा है, कुछ स्टेटस है। वो साबित करने के लिए भी लोग एप्पल का आईफोन खरीदते हैं। तो ये एक इमोशनल परचेज है, इमोशनल परचेज है। ब्रांड ने इमोशनली कस्टमर्स को ट्रेन किया है, इस तरह से कम्युनिकेट किया है कि हमारी ब्रांड आपके लिए योग्य है, आपके स्टेटस के लिए योग्य है। सो दैट इज एन इमोशनल ब्रांडिंग। सो हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज भी ये ध्यान रखना चाहिए, हम भले एप्पल जितने बड़े ना हो, लेकिन एक बहुत छोटा सा उदाहरण भी साथ में मैच करता हूं ताकि हर छोटे बड़े बिजनेसेस के लिए इमोशनल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पॉसिबल है ये हम समझ सके। छोटा एक पान वाला,
पान वाला भी अपने कस्टमरों के साथ कितना इमोशनली कनेक्ट करता है। जरा आप सोचिए, आप किसी भी आपके आसपास के पान वाले के पास जैसे ही जाएंगे, आप कौन सा पान खाते हैं, कौन सा मावा खाते हैं, कौन सी सिगरेट पीते हैं, उसको पता होता है। जैसे ही आप वहां पे जाके खड़े रहेंगे, आपको किसी को उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपके साथ दो तीन दोस्त लोग आए होंगे, तो उनके सामने आपका इतना इज्जत बढ़ जाएगा कि देखो, इस पान वाले को मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती और मेरा पान बना के देता है, उसमें क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, इस तरह से। सो पर्सनलाइजेशन के द्वारा कस्टमर को इमोशनली कनेक्ट करना पान वाले के पास से हम सीख सकते हैं। हर पान वाला ब्रांडिंग में बहुत ही एक्सपर्ट होता है, जो सक्सेसफुल पान वाला होता है, राइट। सो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी या पान वाले जैसा छोटा बिजनेस भी इमोशनली अगर लोगों को कनेक्ट करता है तो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो हम अगर मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, हाँ, तो हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ब्रांडिंग के लिए बहुत ध्यान दें, ब्रांडिंग के प्रति, और हमारे कस्टमरों को इमोशनली कनेक्ट करने का सोचें, और उसके लिए जो भी करना पड़े उस चीज़ों को ब्रांडिंग के लिए थोड़ा ध्यान देके करें। बहुत बार ऐसा मैं सुनता हूं कुछ बिजनेसेस के पास से कि सर हम तो 25-30 सालों से ऑलरेडी बिजनेस में हैं, अभी हमको ब्रांडिंग करने की क्या जरूरत है। ओके, हो सकता है कि आपकी कंपनी ऑलरेडी नोन है, लेकिन ब्रांडिंग के बारे में मैं बोलता हूं कि फाइनली ब्रांडिंग का आउटकम क्या होना चाहिए, एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए। किसी भी ब्रांड के बारे में उसके जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो फाइनली एक या दो शब्द बोले, हाँ, वहां तक क्लैरिटी हो जाए ना कस्टमरों के दिमाग के अंदर, फिर वो ब्रांड का मैसेज, ब्रांड का प्रॉमिस एकदम क्लियर हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी सपोज मैं एक नाम लेता हूं, एक ब्रांड का आपके सामने, लिरिल। जैसे लिरिल का नाम आपके सामने आया, तो एक या दो कौन से शब्द आए आपके आपके जहन में? तुरंत ही आएगा फ्रेशनेस, या नींबू, या वो लड़की, हाँ, ला ला ला, जो भी है, बराबर। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द कम्युनिकेशन आपके साथ हुआ है कंटिन्यूअसली हिंदुस्तान यूनिलीवर का, कि लिरिल मतलब फ्रेशनेस। लिरिल नाम की ब्रांड को उन्होंने कनेक्ट कर दिया है फ्रेशनेस के साथ। ये ब्रांड का पर्पस होना चाहिए कि हमारी ब्रांड कस्टमर के दिमाग में एक या दो शब्दों के अंदर डिस्क्राइब हो जानी चाहिए। इस तरह से अगर हमारे कंपनी के बारे में कोई सामने वाले कस्टमर बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें ब्रांडिंग के लिए कुछ ज्यादा अभी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। सारे कस्टमर्स को हमारी ब्रांड के बारे में क्लियरली पता है कि हमारी ब्रांड का प्रॉमिस क्या है, हमारी ब्रांड की पर्सनालिटी क्या है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे ही हमारे सामने एक ब्रांड का नाम आता है बॉर्नविटा। बॉर्नविटा नाम का जैसा शब्द आया, तो आपके मन में क्या शब्द आए सामने? बॉर्नविटा इज इक्वल टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए अच्छा, राइट। सो ये जो एक दो शब्द आए, स्वास्थ्य का, बच्चे के लिए अच्छा वगैरह, ये जो कोशिश है, ये ब्रांड की सक्सेस है, कि ब्रांड ने ये कोशिश की है हमेशा कि मेरे कस्टमरों के दिमागों के अंदर वो जो मदर है, बच्चों की, उसके दिमाग के अंदर ये मुझे फिट कर देना है कि अगर मुझे मेरे बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार करना है, उसको हेल्दी बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, तो उसको बॉर्नविटा देना ही पड़ेगा, राइट। सो ये बॉर्नविटा ब्रांड की प्रॉमिस है, एक या दो शब्दों में, स्वास्थ्य या तो हेल्थ, ऐसा कुछ। सो उसी तरह से हमारे ब्रांड के बारे में भी अगर हम 100 लोगों को पूछते हैं, 100 कस्टमर्स को हमने पूछा, और उनमें से काफी लोग अगर वही एक दो शब्द बोलते हैं जो कॉमन है, सारे लोग हमारी ब्रांड को वही एक दो शब्दों से डिस्क्राइब करते हैं, इसका मतलब है कि हमारी ब्रांड का मैसेज एकदम क्लियर है, हमें ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सारे 100 में से सारे लोग कुछ अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों से हमारी ब्रांड के बारे में कुछ बोलते हैं, इसका मतलब हमारी ब्रांड लोगों के दिमाग में एक्चुअली क्लियर नहीं है। हम हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी ब्रांड की प्रॉमिस लोगों के दिमागों में क्लियर नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये हमें याद रखना चाहिए। एक दूसरी बात जो ब्रांडिंग के बारे में ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, दैट इज किसी की कॉपी करना। मैंने माइंडसेट के जो लेक्चर्स थे उसके अंदर बोला था कि हमें कॉपीकैट मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, ब्रांडिंग में किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए, इसलिए उसी चीजों को वापस में रिपीट नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने वहां पे दिए हुए हैं। लेकिन कॉपी करना, किसी भी सक्सेसफुल ब्रांड की कॉपी करना, इसका मतलब भी मुझे उसका फॉलोअर डिक्लेयर करना, उसके पीछे रहने वाला, मतलब नंबर 2 नंबर 3 नाम की ब्रांड डिक्लेयर करना, ये सीधा स्टेटमेंट है। तो अगर मैं अपने आप को किसी का फॉलोअर डिक्लेयर करना चाहता हूं, तो ही मैं किसी ब्रांड की कॉपी करूं, अदरवाइज मुझे मेरी मारुति अल्टो के ऊपर मर्सिडीज का लोगो लगा के उसको मर्सिडीज बना के बेचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मर्सिडीज का लोगो लगाने से मेरी मारुति मर्सिडीज नहीं बन जाएगी, वो मारुति ही रहेगी।
सो हमें ये ध्यान रखने का है कि अगर मेरी प्रोडक्ट, मेरी ब्रांड मारुति के लेवल की है तो मुझे उस टाइप के कस्टमर को ढूंढना है, ना कि उसके ऊपर मारुति मर्सिडीज का लेबल लगा के बड़े कस्टमरों को बेचने की कोशिश करने का है। नो, डोंट डू ऑल दोस थिंग्स, वो गलत है। सो किसी की कॉपी मत करो, अपनी यूनिक, अपनी एक खास इमेज खड़ी करो। हमारी भी कुछ खासियत होगी ना। हर ब्रांड को सक्सेसफुल होने के लिए एक ही चीज जरूरत होती है, एक यूनिक डिफरेंशिएशन, कुछ खास हटके अलग चीज होनी चाहिए। सो हमारी ब्रांड में कुछ ऐसा अलग डेवलप करो, ये बहुत जरूरी है, जो कस्टमर को अपील करे, कस्टमर को पता चल जाए कि ये बाकी के ब्रांड में से अलग है। तो ऐसा कुछ डिफरेंट क्या है, उस चीज को डेवलप करना ब्रांडिंग की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी एक बात कि हमारा ब्रांडिंग के जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, उस कम्युनिकेशन में हम जो कुछ भी बोलते हैं उस पे हम खरे उतरने चाहिए, ब्रांड ऑथेंटिक होनी चाहिए। अब जो सरकारी ब्रांड्स हैं वो बहुत सारा प्रचार करते हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो जो कहते हैं और करते हैं उसमें फर्क होता है। सरकारी बैंकों में हम जाते हैं तो हमको देखो कैसे बोला जाता है, इस लाइन में खड़े रहो, उधर साइन लेके आओ, उधर स्टैम्प मार के आओ, उधर ये जाओ ये जाओ। ऐसा प्राइवेट बैंकों में नहीं होता है। तो सर्विस हमको जो सरकारी बैंकों में मिलती है उससे हमको बहुत खुशी नहीं होती है। फिर भी अभी पिछले कुछ एक आध साल के पहले देखो, 3 बैंकों का मर्जर हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हो गए, और उस वक्त इन लोगों ने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट की टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर होर्डिंग जो आउट ऑफ होम ऐसा ओएच आता है, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे मैसेज हमने देखे थे। 3 लोगो थे, बेहतर से बेहतरीन, तो कस्टमर के दिमाग में ये सवाल आता है कि आप बेहतर थे कब? सो ये जो प्रॉमिस है, ये जो आप बात करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, और उसके सामने कस्टमर के दिल के अंदर जो इमेज है वो मिसमैच है। सो अगर हम बेहतर नहीं हैं और फिर भी हम कहेंगे कि हम बेहतर से बेहतरीन हुए, तो कस्टमर के दिमाग में सवाल होता है। सो हमारी ब्रांड जो क्लेम करती है वो होना चाहिए, जो हमारी कहनी है वही हमारी करनी होनी चाहिए, तो ही हमारी ब्रांड सक्सेसफुल होगी। ये हमें बहुत ध्यान रखने का है। किसी भी ब्रांड को अगर लंबे समय तक टिके रहना है तो कस्टमर के माइंड के अंदर उसको शेयर मिलते रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली वो उसके सामने आते रहना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल देता हूं। मैं आपके सामने 4 हीरोइंस के नाम लेता हूं: करीना कपूर, काजोल, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण। ये 4 हीरोइन का एक सेट में आप नाम रखो। दूसरे एक सेट का मैं नाम लेता हूं अभी नेक्स्ट: अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, कृति सनोन और श्रद्धा कपूर। ये दूसरा सेट है। अब ये तीसरा सेट हीरोइंस का नाम मैं लेता हूं: सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, तारा सुतरिया, दिशा पतानी। ये तीसरा सेट है, राइट। अभी पहले सेट करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा वगैरह, काजोल। दूसरा सेट जो है, तीसरा सेट है, तीनों में क्या फर्क है जरा देखो। तो पहला जो सेट है वे सारी हीरोइन बहुत सारी फिल्मों में आई हैं, तो इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। दूसरा जो सेट है वो कंपैरेटिवली कम फिल्मों में आई हैं, फिर भी बहुत सारी फिल्मों में आती रहती हैं, तो उनका भी चेहरा, उनके भी ब्रांड फेमस है, लेकिन अभी थोड़ा कम फेमस है जो पहला सेट है उसकी कंपैरिजन में। और जो तीसरा सेट है, जानवी कपूर या तारा सुतरिया, अनन्या पांडे वगैरह, वो अभी अभी आई हैं। किसी की 1, किसी को 2, किसी का 3 फिल्में आई हैं, उससे ज्यादा नहीं आई है। सो बहुत सारे लोगों को उनके चेहरे, उनको पता नहीं है कि ये कौन है, और अगर स्क्रीन पे देखते भी हैं तो पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली ये कौन सी हीरोइन है, इनका क्या नाम है वगैरह। धीरे धीरे इनकी भी फिल्में अगर ज्यादा आएंगी तो उनके बारे में भी लोगों को पता लगने लगेगा, जिस तरह से हमको करीना कपूर वगैरह लोगों को ज्यादा के बारे में ज्यादा पता होता है। सो ये ब्रांडिंग का, इसके बेसिस पे हमें ब्रांडिंग में क्या समझने का है कि जो ब्रांड बार बार कस्टमर के सामने आती है उसके साथ उसकी फेमिलियरिटी कस्टमर के साथ बहुत बहुत बढ़ जाती है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब उनकी फिल्में आती हैं या उसके बाद भी ये हीरो हीरोइंस किसी भी टीवी प्रोग्राम्स में, किसी भी मीडिया के अंदर इंटरव्यू के ऊपर आने का खास कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आएंगे तो ही उनको विजिबिलिटी मिलेगी। और शो बिजनेस में तो जो दिखता है वही बिकता है। जिस तरह से शो बिजनेस में, उसी तरह से रियल मार्केट के अंदर भी जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए अगर हमारी ब्रांड को बिकते रहना है, सक्सेसफुल होते रहना है, तो उसको दिखते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली कस्टमर के सामने आते रहना पड़ेगा। देखो, जो हीरोइंस या हीरो 1-2 फिल्मों में आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, तो उनको सब लोग भूल जाते हैं कि ये कब आए थे, क्या हुआ, उसका चेहरा याद नहीं रहता, ये कौन था वगैरह, ऐसा आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है। सो ऐसे बहुत सारी ब्रांड भी मार्केट में आती हैं और अपना कम्युनिकेशन बंद कर डालती है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती।
सो अगर ब्रांड को हमें लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल बनाना है एज ए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, हमें ये ध्यान रखने का है कि मेरी ब्रांड कस्टमर के दिमाग के अंदर फ्रेश रहे। उसके लिए मुझे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना पड़ेगा। इसका एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, कोलगेट। अभी कोलगेट जो ब्रांड है, हमसे भी जो प्रीवियस जनरेशन थी उन लोगों ने भी कोलगेट यूज किया है। बहुत पुरानी, बहुत ही नोन ब्रांड है, बहुत ही फेमस ब्रांड है। अभी अभी भी जो 60 70 80 सालों से जो ब्रांड फेमस है, इतने सालों के बाद भी आज आप देखते हैं कोलगेट का रेगुलरली एडवर्टाइजमेंट आता है, टीवी पे आता है, न्यूज़पेपर, हर मीडिया पे आता रहता है। क्यों? कोलगेट को क्यों एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है? इतनी फेमस ब्रांड है, राइट? लेकिन जरा सोचो, कोलगेट भी यही चाहता है, उसको ये लोग जानते हैं कि जो नए कस्टमर आते हैं, देखिए यंग जनरेशन धीरे धीरे अपना खुद का इंडिपेंडेंट शुरू करते हैं लाइफ, उस वक्त ये डिसीजन मेकर बन जाते हैं। तो ये जो नई जनरेशन जब डिसीजन मेकर बनती है, वो मुझे पसंद करे, वो कोलगेट को पसंद करे। अगर ऐसा मैं चाहता हूं तो एज ए कोलगेट मुझे ये यंग जनरेशन के सामने भी आता रहना पड़ेगा ना। यंग जनरेशन को मेरी ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए। तो आज से 40 साल पहले जब मैंने कोलगेट को इंट्रोड्यूस किया था, सिर्फ तभी एक बार मैं एडवर्टाइजमेंट कर दूंगा और फिर सालों तक मेरी ब्रांड पॉपुलर होती रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। कंटिन्यूअसली ब्रांड को, अपने आप को कस्टमर के दिमाग के अंदर रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा, उसको रिलेवेंट रखना पड़ेगा। जो जो नई जनरेशन आती है उसको भी हमारी ब्रांड अपील करे, उस तरह की कोशिश हमको करते रहना पड़ेगा, तब ही हमारी ब्रांड सक्सेसफुल होगी और कस्टमरों के दिमागों के अंदर लंबे समय तक टिकी रहेगी, राइट? सो एक बार एक एडवर्टाइजमेंट मैंने कर डाला, एक कैंपेन मैंने कर डाला, मैंने पैसा खर्च कर दिया, मेरा ब्रांडिंग हो गया, इस तरह की सोच नहीं रखने का। और ब्रांड को कंटिन्यूसली हम रिफ्रेश कैसे कर सकें, उसके लिए कुछ बजट, कुछ तैयारी, कुछ स्ट्रेटेजी हमको बना के रखने का बहुत जरूरी होगा। एज ए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी ब्रांडिंग के बारे में आप सोचिए, क्योंकि आने वाले समय में जब इंडियन प्रोडक्ट्स की बहुत सारी डिमांड निकलेगी, तब जो फेमस इंडियन ब्रांड्स होंगी उनको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, और ये एडवांटेज हमको मिले, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। और इसके लिए हमारे ब्रांडिंग के ऊपर हमें सीरियसली ध्यान देना चाहिए। आपका जो भी फीडबैक हो मुझे कमेंट में यहाँ पे आप लिख के भेजिए। मेरे डेली मैसेजेस अगर आपको रिसीव करने हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल इज द फर्स्ट फास्टेस्ट मीडियम, हिंदी बिजनेस गाइड, वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको डेली मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। उसी तरह से फेसबुक के ऊपर ये जो पेज है जहाँ पे अभी हम लाइव है, हिंदी बिजनेस गाइड, इसको भी आप फॉलो करेंगे तो इसके ऊपर भी मेरे मैसेजेस आते रहते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे ये मैसेज भेज सकते हो, नेम, सरनेम, सिटी और आपका लैंग्वेज लिख के, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग हम लोग हैंडल कर रहे हैं अभी, बहुत सारा लिस्ट में हम ऐड नहीं कर पाए हैं। लेकिन टेलीग्राम के जरिए आप तुरंत ही उस चैनल को एक्सेस कर सकते हो, हिंदी बिजनेस गाइड आपको सर्च करना है, राइट? ओके, आपका जो भी फीडबैक हो आप यहाँ पे जरूर मुझे लिख के भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या चीजें अच्छी लग रही हैं या क्या आपका सजेशन है। वॉट एवर इज योर फीडबैक। आपको ये सारा एडवाइस अच्छा लगे तो आपके जो बिजनेस सर्कल्स हैं उनको भी आप ये शेयर करिए, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर, आपके फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर, और दूसरे भी सोशल मीडिया जहाँ पे आप हैं, लोगों तक इसको पहुंचाइए। आने वाले समय में लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिले, उनके बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए कुछ गाइडेंस मिले, ऐसा पर्पस है। उस इरादे से ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं, और इसमें आपका सहयोग आप देंगे तो मुझे बहुत मेहरबानी होगी। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू डू दैट। अच्छा, अभी वो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है आपको, मिस कॉल का क्या मतलब होता है? अभी मिस कॉल का क्या मतलब होता है, आप सब में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। आई थैंक ईच वन ऑफ यू जिन्होंने यहाँ पे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मुझे जवाब लिखे हैं कि सर, या कुछ लोगों ने इवन यूट्यूब की चैनल के ऊपर, मेरा यूट्यूब चैनल है संजय शाह 912, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने जवाब लिखा है। थैंक यू वेरी मच। कि मिस कॉल मतलब आप मुझे फ़ोन करो, मिस कॉल मतलब मैं आपको याद कर रहा हूँ, मिस कॉल मतलब मैं किसी को फ़ोन नहीं अटेंड कर पाया तो वगैरह, इस टाइप के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ये सही है, कोई मीनिंग गलत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि मिस कॉल जो है एक ऐसी चीज है, ऐसा एक गाना है, हरि तेरे हजार नाम, मतलब भगवान तेरे हजार नाम होते हैं, ऐसे एक भक्ति का गीत है। सो भगवान को हम हजारों नाम से बोल सकते हैं ना, जिस तरह से, इसी तरह से मिस कॉल के भी हजारों नाम पॉसिबल है। और कैसे? मिस कॉल देने वाला और मिस कॉल रिसीव करने वाला उसी वक्त उस मीनिंग को नक्की करता है। तो मिस कॉल का मतलब कुछ भी हो सकता है। दो लोग जो नक्की करेंगे, आपस में जो डिसाइड करेंगे, वो उसका मीनिंग हो सकता है। मतलब कि अगर हम डिसाइड करते हैं मिस कॉल, मैं आपको मिस कॉल देता हूं, मतलब मैं आपके घर के नीचे आ गया, अभी आप नीचे आ सकते हो, दैट इज मीनिंग। मिस कॉल मतलब किसी दोस्त को मैं बोलता हूं तू मुझे फोन कर, मिस कॉल मतलब तेरा आदमी मेरे पास पहुंच गया, मिस कॉल मतलब तेरा मैसेज मेरे को मिल गया, मिस कॉल मतलब ये, मिस कॉल मतलब वो। तो ऐसा हम सेट करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट?
सो मिस कॉल का मतलब इंस्टेंटली डिसाइड हो सकता है, उसी वक्त उसका मीनिंग हो सकता है। दैट इज द आंसर आई वांट टू से, कि मिस कॉल का कुछ भी मतलब हो सकता है। हम जो निकालें, हम दो लोग जो जो मैसेज देने वाला और रिसीव करने वाला है, जो निकाले वो मतलब हो सकता है, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम मिस कॉल का मतलब जो मानते हैं और सामने वाला नहीं मानता, उसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक फनी एग्जांपल है। एक बार मेरे फोन के ऊपर मेरे किसी एक दोस्त के 2 मिस कॉल मैंने देखे। मेरा फोन साइलेंट पे था, तो मैं उठा नहीं पाया था। सो मैंने जब देखा और मेरे लिए जब फ़ोन करना पॉसिबल हुआ, तभी मैंने उनको फ़ोन किया कि यार तेरे 2 फ़ोन थे, मिस कॉल थे। तो वो बोलता है मैंने तुमको मिस कॉल दिया ही नहीं है। मैंने कहा यार तेरा मिस कॉल है, इसके अंदर 2 बार मिस कॉल है। बोलता है मैंने तुमको मिस कॉल नहीं दिया है। मैं बोला अभी क्या बोलूं, मेरे फोन के अंदर लाल कलर से लिखा हुआ है मिस कॉल 2, इस तरह से। वो कहता है मैंने तुमको मिस कॉल नहीं दिया, मैंने तुमको फोन किया था। मैं किसी को मिस कॉल नहीं देता हूँ। बोलता है मेरे पास सब अनलिमिटेड प्लान है, मैं क्यों किसी को मिस कॉल दूंगा। मैं तो इज्जत से फोन करता हूँ सबको। मैंने फोन किया 2 बार, तुमने उठाया नहीं, और फिर बोलते हो मैंने मिस कॉल दिया। अभी सोचो, मैंने मिस कॉल इस तरह से समझा कि किसी का फोन आया है, मैं उसको उठा नहीं पाया हूं, तो मुझे उसको अटेंड करने का। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस कॉल। उसका अंडरस्टैंडिंग क्या था, मिस कॉल मतलब मैं फोन खुद नहीं करूंगा, तू सामने से फोन कर, इतना मैसेज देने के लिए जो होता है उसी को मिस कॉल बोलते हैं, राइट। सो दिस इज द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट मिस कॉल। तो ऐसी फनी चीजें कभी कभी होती हैं जिंदगी के अंदर। हंसते रहने का ये सारी चीजों के ऊपर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग इजी एंड लाइट। बहुत ही हेवी सा माहौल हो गया है, पूरा वर्ल्ड एक अटक गया है, राइट। तो इस कोरोना महासंकट के अंदर हमको भी कुछ गाइडेंस मिलता रहे। हमारे बिजनेस जब भी शुरू करने के मौका मिलेगा, तभी हम क्या अच्छी तरह से अपने बिजनेस को वापस रीशेप कैसे कर सके, उस तरह का मार्गदर्शन देने की कोशिश हम कर रहे हैं। बस आपका बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हो और ये सारी चीजें सुनते हो और शेयर करते हो। प्लीज कीप शेयरिंग इट। वापस कल सुबह 10 बजे हम इसी तरह से यहीं पे मिलेंगे। और भी आपके ग्रुप्स के अंदर फॉरवर्ड करिए, उनको भी बोलिए ये चीजें अटेंड करने के लिए, ये सेशन अटेंड करने के लिए। सुबह 10 बजे कल फिर से मिलेंगे संजय शाह के साथ बिजनेस की बातें करने के लिए। तब तक बस घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।